हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन यूट्यूब चैनल के वीडियो चैनल में पीयूष ग्रंथि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन एड्रीनल ग्रंथि, पैंक्रियास ग्रंथि, पेपिनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। देखते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है, कैसी होती है। पीयूष ग्रंथि की देखते हैं अपन लोकेशन, कहाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में डायस्टेरोन के पीछे, हाइपोथैलेमस के नीचे, स्फीनोइड बोन्स की सेला टेट्रिकल कैविटी में स्थित होती है। तो स्थिति कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के नीचे स्फीनोइड बोन्स से बनी हुई सेला टेट्रिकल कैविटी होती है, उसकी खांच होती है, उसमें यह ग्रंथि स्थित होती है। कलर देखते हैं पीयूष ग्रंथि का। यह है डार्क कलर की, डार्क या पिंक कलर की होती है। ग्रंथि कैसी होती है? डार्क या पिंक कलर की होती है। पीयूष ग्रंथि की साइज के बारे में बात करते हैं। साइज देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि की साइज क्या होती है। 2 × 3 × 5 mm की होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों प्रकार की साइज में देखते हैं। पीयूष ग्रंथि की शेप देखते हैं। शेप, आकृति कैसी होती है? तो यह पी आकार की होती है, पी शेप की होती है। मटर के दाने के समान इसकी आकृति पाई जाती है। इसका वेट देखते हैं तो 5 से 6 ग्राम इसका वजन होता, मिलीग्राम वजन होता है। इसका वजन कितना होता है? 5 से 6 मिलीग्राम। पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को पहले मास्टर ग्रंथि कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा भी किया जाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि नहीं कहा जाता है। वर्तमान समय में इसे ऑर्केस्ट्रा का लीडर भी कहते हैं। नहीं कि यह मस्तिष्क के थर्ड वेंट्रिकल में पाई जाती है। देखते हैं पीयूष ग्रंथि की संरचना और पीयूष ग्रंथि जो सेला टेट्रिकल कैविटी में स्थित होती है, स्फीनोइड से बनी होती है। इस ग्रंथि में 2 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग जिसे एडिनोहाइपोसिस कहते हैं, अर्थात अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। दूसरा भाग है न्यूरोहाइपोसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। एडिनोहाइपोसिस भाग पीयूष ग्रंथि का 3 भागों से मिलकर के बना होता है। क्रोमोफोर्स, क्रोमोफिल्स और एसिडोफिल्स तीनों प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर के एडिनोहाइपोसिस अर्थात अग्र पीयूष ग्रंथि का भाग बनाती है। एडिनोहाइपोसिस भाग के द्वारा में 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भागों में विभाजित होता है। पार्स डिस्टैलिस, पार्स ट्यूबुलिस और पार्स इंटरमीडिएट। अग्र पीयूष ग्रंथि का पार्स डिस्टैलिस भाग सबसे बड़ा भाग और गोल भाग होता है। इस भाग के द्वारा पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन स्रावित होते हैं वह केवल पार्स डिस्टैलिस भाग के द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। दूसरा है पार्स ट्यूबुलिस। यह पार्स डिस्टैलिस भाग के पास में स्थित होता है, इससे छोटा भाग होता है। पार्स ट्यूबुलिस भाग यह है पार्स डिस्टैलिस भाग के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उनको प्रेरित करने का कार्य पार्स ट्यूबुलिस भाग करता है। तीसरा भाग है पार्स इंटरमीडिएट, जिसे मध्य पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इस मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिससे इंटरमेडिएटेन हार्मोन या MSH हार्मोन अर्थात मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं को प्रेरित करता है। मेलानोसाइट्स मेलानोकोर को प्रेरित करती है
और जिससे प्राणियों में रंग बदलने की क्षमता होती है। मानव में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एम्फीबियन प्राणियों में सर्वाधिक मात्रा में मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पाया जाता है, जो जिससे मेटाक्रोसिस नामक प्रक्रिया होती है। मेटाक्रोसिस प्रक्रिया क्या है? एम्फीबियन प्राणियों में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जिसे मेटाक्रोसिस क्रिया कहते हैं। इसके एंटीरियर भाग द्वारा कई प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच या आईसीएसएच इंटर सेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एसीटीएच हार्मोन, एलएच हार्मोन और एलटीएच हार्मोन। कई सारे जितने भी हार्मोन है वह केवल अग्रभाग के द्वारा, एडिनोहाइपोफिसिस के अग्रभाग द्वारा स्रावित किए जाते हैं। देखते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन की प्राणी में कमी हो जाती है तो उससे एक डिजीज हो जाती है, जिसे कहते हैं ड्वार्फिज्म या बौनापन। बच्चा बौना रह जाता है ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण। अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उससे एक रोग हो जाता है जिसे जाइलेंटिनम कहते हैं, जिसे एग्रोमेगली रोग भी कहते हैं। दूसरा है थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि में पहुंच करके थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण को प्रेरित करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में सहायक होता है। दूसरा है आईसीएसएच हार्मोन। यह है वृषण की अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को उत्पन्न करने में सहायक होता है। तीसरा है एसीटीएच हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह है एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करके उससे ग्लूकोकोर्टिकोइड नामक हार्मोन को उत्पन्न कराने में सहायक होता है। दूसरा है एलएच हार्मोन। यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहलाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मेमेरियन ग्लैंड्स को प्रेरित करके दूध स्रावन या मिल्क सीक्रेशन में सहायक होता है। तीसरा है एलटीएच हार्मोन। एलटीएच हार्मोन जिसे ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन कार्पस ल्यूटियम नामक कोशिका कार्पस ल्यूटियम को प्रेरित करता है और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से एंटीरियर भाग के द्वारा स्रावित हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होते हैं, इन हार्मोनों के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रण किया जाता है, उनसे हार्मोन उत्पन्न करवाए जाते हैं। अब देखते हैं पीयूष ग्रंथि का दूसरा भाग, न्यूरोहाइपोफिसिस भाग। न्यूरोहाइपोफिसिस भाग इसे पक्ष पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरोहाइपोफिसिस भाग बेसोफिल्स, पेट्रोक्साइट्स और न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन सेल्स से मिलकर के बना होता है। तीनों प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर के न्यूरोहाइपोफिसिस अर्थात पक्ष पीयूष ग्रंथि का निर्माण करते हैं। पक्ष पीयूष ग्रंथि द्वारा भी तीन भागों में विभक्त होता है, इन्फंडिबुलम, मेडियन एमनियंस और पार्स नर्वोसा। पक्ष पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा भाग पार्स नर्वोसा भाग होता है। इस भाग के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन पक्ष पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोनों का निर्माण नहीं किया जाता, केवल निर्माण हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा जो पार्स नर्वोसा भाग से उत्पन्न होते हैं ऑक्सीटोसिन, जिसे ओटोसिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। दूसरा हार्मोन है वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन या ओटोसिन हार्मोन प्रसव के दौरान, महिलाओं में प्रसव के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैला करके लेबर पेन उत्पन्न करता है। लेबर पेन उत्पन्न करके जिससे शीघ्र प्रसव हो सकता है। प्रसव कराने के बाद में यह
स्त्री से दुग्ध स्त्रावन कराने में भी सहायक होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन या ऑक्टोसिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैला करके क्या करता है, पेन लेबर करता है और दुग्ध स्त्रावन में सहायक होता है। दूसरा है एडीएच हार्मोन, एडिनो वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन। यह हार्मोन हेनले लूप के दूरस्थ नलिका में जल अवशोषण की क्रिया करता है। अगर एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो दूरस्थ नलिका से जल अवशोषण नहीं करेगा तो मूत्र अधिक मात्रा में निकलेगा, जिससे एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। वह बीमारी डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है और इस रोगी का मूत्र अस्वादु व जलीय हो जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। पार्स नर्वोसा भाग के द्वारा दो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निर्माण किया जाता है। दूसरा है इन्फंडिबुलम हार्मोन, इन्फंडिबुलम भाग पीयूष ग्रंथि का अग्रग्रंथ भाग जो ऑप्टिक काइमा से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर पैरा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लाई और सुप्रा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लाई पाए जाते हैं, जो आपस में मिलकर के सघन संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हेरिंग बॉडीज कहते हैं। ये दोनों भाग इन्फंडिबुलम जो ऑप्टिक काइमा से जुड़े होते हैं उसमें पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई पाई जाती है और ये दोनों मिलकर के हेरिंग बॉडीज का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, हेरिंग बॉडी का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय संचालन होता है। तीसरा भाग होता है इसका मेडियन एमियन। मेडियन एमियन पीयूष ग्रंथि में एडिनोहाइपोसिस और न्यूरोहाइपोसिस दोनों भागों को जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात यह दोनों भागों को जोड़ करके रखती है और इस भाग के द्वारा पीयूष ग्रंथि को रक्त सप्लाई करवाई जाती है, जिसे हाइपोथैलेमा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम्स कहा जाता है। इस प्रकार के द्वारा पीयूष ग्रंथि द्वारा संपूर्ण हार्मोन स्रावित किए जाते हैं और ज़्यादातर ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इसलिए इसे पहले मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने कहा कि पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे ऑर्केस्ट्रा का लीडर कहा जाता है। थैंक यू।